हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। और डेट है आज की 30 जून और आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ करंट इश्यूज। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हर बार की तरह एक प्रैक्टिस एमसीक्यू। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आप इस प्रैक्टिस एमसीक्यू का आंसर अच्छे से कर पाएं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं जो हमने कल एक क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। तो उसका आंसर है सी, यानी कि सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट था। जो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट था, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है वो पीओके में ही लोकेटेड है। और थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये जो प्रोजेक्ट है वो किसका पार्ट है? सीपेक का पार्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है दिस प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन इंडस रिवर बाय कोहाला हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड। तो देखिए इसमें गलती क्या थी? तो ये है इंडस रिवर में नहीं है। ये कौन सी रिवर में है? ये है झेलम रिवर में। ये जो प्रोजेक्ट है वो झेलम रिवर में बनने वाला है। तो इसका सही आंसर था सी, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट। तो आई होप आप सभी को बन गया होगा। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आज फॉलोइंग प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इन इंडिया। तो अभी ये न्यूज़ आई थी, इंडियन एक्सप्रेस की ये सोर्स है, इसमें इंडियन एक्सप्रेस से मैंने ये न्यूज़ ली है। देखिए, जो ऑयल है, ऑयल का जो प्रोडक्शन है इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा कम होते जा रहा है। प्रोडक्शन है वो कम होते जा रहा है और इंपोर्ट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है इंडिया में ऑयल का, यानी कि क्रूड ऑयल का। तो देखिए डाटा देख लेते हैं हम कुछ। तो मई 2020 में कितना 7.1% जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो कम हुआ था एज कम्पेयर टू मई 2019। एक साल में 7.1% जो है प्रोडक्शन गिरा था ऑयल का, क्रूड ऑयल का इंडिया में। तो ये हाल ही में, ये किस रीजन से भी हो सकता है? तो ये कोविड-19 के रीजन से भी हो सकता है, क्योंकि डिमांड क्या है इस समय? कम चल रही है ऑयल की, इसलिए प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। बट ये क्या है, ये मई तक है, एक साल का है पूरा। बट कोविड-19 तो अभी ही चालू हुआ है, नवंबर से या दिसंबर से बोला जाए तो। इसीलिए कोविड-19 का उतना इम्पैक्ट नहीं है। बट ये पहले से ही जो हमारे यहाँ क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो रहा था। हम उसके रीजंस भी देखेंगे आगे। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि पिछले 8 साल में कैसा ट्रेंड रहा है ऑयल प्रोडक्शन का हमारे इंडिया में। तो पिछले 8 साल से भी कम ही हुआ है। देखिए 8 साल पहले यानी 2012 में कितना प्रोडक्शन हुआ था ऑयल का हमारे इंडिया में? तो देखिए 38,089.7 थाउजेंड मेट्रिक टन इतना जो है ऑयल का प्रोडक्शन हुआ था 2012 में। बट 2020 में ये कम होकर 32,169 ही रह गया है। मतलब इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा गिरा है। अगर आप देखा जाए तो कंपाउंडेड एनुअल रेट के हिसाब से, मतलब हर साल के हिसाब से 2.1% हर साल कम हुआ है ऑयल का प्रोडक्शन। और जो इम्पोर्ट्स हैं, वहीं दूसरी तरफ इम्पोर्ट्स क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। देखिए 2012 में जो इम्पोर्ट्स कितने था? 81.8% था वो, कि जो कि अब हो गया है 87.6% इम्पोर्ट हो गया है 2020 में। तो ये क्या हो रहा है? प्रोडक्शन कम हो रहा है हमारे इंडिया में और इम्पोर्ट्स बढ़ रहा है। तो ये थी इसकी न्यूज़। चलिए हम देख लेते हैं रीजंस की प्रोडक्शन जो है वो कम क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला रीज़न है कि हमारे जो इंडिया में जहाँ से ऑयल प्रोड्यूस होता है वो सभी क्या है, ज़्यादातर एजिंग वेल्स है। मतलब कि बहुत पुराने, बहुत समय से चले आ रहे हैं ये वेल्स, जो ऑयल वेल्स होते हैं जहाँ से ऑयल निकाला जाता है, खोद के निकाला जाता है। तो वो क्या बहुत ही पुराने हैं और इसलिए वहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। वहाँ से जो ऑयल है वो निकल चुका है, थोड़ा बहुत ऑयल बचा है तो उसे ही निकाल रहे हैं। इसलिए उसमें जो टाइम है प्रोडक्शन का वो बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। और नए ऑयल डिस्कवरीज नहीं हो पा रही हैं। बहुत ही कम ऑयल, जो भी ऑयल है, ऑयल वेल्स हैं, उनकी डिस्कवरी नहीं हो पा रही है। और जो भी हो रही है उनमें भी क्या है, उनको ऑपरेशन में लाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, अप्रूवल्स चाहिए होते हैं गवर्नमेंट से और बहुत सारी मशीनरी सेटअप करनी पड़ती है। तो इसलिए उसका जो ऑपरेशनलाइज करना होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए क्या है, जो न्यू ऑयल डिस्कवरीज है वो भी नहीं हो रही। दूसरा रीज़न क्या हो गया हमारे पास? लैक ऑफ न्यू ऑयल डिस्कवरीज। हम अगले रीज़न देखें तो देखिए, अगला रीज़न है हमारे पास, जो हमारे यहाँ क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है वो मेनली कौन करता है? तो वो स्टेट ओन्ड एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन कंपनीज करती हैं। अभी के टाइम में स्टेट ओन्ड एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज ज़्यादा करती हैं। जो डोमिनेशन है वो इन्हीं कंपनीज का, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, ये दो कंपनीज हैं वो ऑयल का प्रोडक्शन करती है हमारे यहाँ। और कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं जैसे कि सैन इंडिया और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, ये प्राइवेट कंपनीज है। बट इनका जो प्रोपोर्शन है ऑयल प्रोडक्शन में वो बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि देखिए रीजन ये है, देयर हैज बीन अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इन इंडिया फ्रॉम मेजर प्राइवेट प्लेयर, पर्टिकुलरली दोज फ्रॉम बेस्ड अब्रॉड। और ये क्यों है? तो देखिए लॉन्ग डिलेज इन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इवन आफ्टर एन ऑयल ब्लॉक इज अलॉटेड। देखिए ऑयल ब्लॉक के अलॉट होने के बाद भी जो प्रोडक्शन का स्टार्टिंग है वो बहुत ही समय बाद शुरू हो पाता है, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, मैंने आपको पहले ही बताया है। जिसके कारण क्या है, जो प्राइवेट कंपनीज है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहती है या इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हैं। और जिसके कारण जो भी
प्रोडक्शन का काम है वो गवर्नमेंट की कंपनीज या स्टेट ओन्ड कंपनीज ही कर रही है, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया। सिर्फ 2 ही प्राइवेट कंपनी है हमारे यहाँ। तो ये तीसरा रीजन था कि क्यों प्रोडक्शन कम हो रहा है, क्योंकि न्यू डिस ठीक है, 3 रीजन हमने पढ़े। सबसे पहला एजिंग वेल, बहुत पुराने हो गए हैं हमारे यहाँ पे जो ऑयल वेल्स है वो सारे। और दूसरा क्या है, लैक ऑफ न्यू ऑयल डिस्कवरीज। और तीसरा क्या है हमारे पास कि जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है ऑयल प्रोडक्शन में वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये 3 रीजंस थे कि हमारे यहाँ जो ऑयल प्रोडक्शन है वो कम क्यों हो रहा है। चलिए हम अगला देखते हैं, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या किया। तो देखिए, गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग प्रोग्राम। ये 2019 में लॉन्च किया था। और इस प्रोग्राम में क्या हो रहा था, तो देखिए आप इस प्रोग्राम में, ये 2017 में हुआ था लॉन्च, 2019 नहीं, 2019 में इसका जो फोर्थ बिड हुई थी, मतलब कि इसकी बिडिंग जो हुई थी फोर्थ हुआ था, या ऑक्शन जो है फोर्थ ऑक्शन 2019 में हुआ था। चलिए हम इस प्रोग्राम के बारे में एक बार देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम में हुआ क्या, होता क्या है। तो देखिए, ओपन एक्रिएज जो लाइसेंसिंग प्रोग्राम है उसमें जो प्राइवेट कंपनीज है उनको खुद जो अपना एरिया या जो भी ऑयल ब्लॉक वो चुनना चाह रहे हैं वो उन्हें चूज करने का मौका मिलता है, और वो उन्हें अलॉट भी कर दिया जाता है आफ्टर ऑक्शन के बाद। गवर्नमेंट पहले ऑक्शन करती है, फिर उसके बाद उन्हें अलॉट कर दिया जाता है जो भी वो ब्लॉक लेना चाह रही हैं उनके इंटरेस्ट से, जहाँ पे भी उनको अपना फायदा दिखता है। पहले क्या होता था, पहले गवर्नमेंट अलॉट करती थी, इसलिए जो प्राइवेट कंपनीज है वो उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। बट अब अगर प्राइवेट कंपनीज को खुद ही चूज करने को मिलेगा कि वो खुद अपने हिसाब से अपना जो ऑयल ब्लॉक है या ऑयल वेल है वो चूज कर सकती हैं, तो उनके लिए ये फायदा रहेगा। तो ये थी ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग प्रोग्राम के बारे में। अब देखते हैं हम अदर गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं। और इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ और थी ओपन एक्रिएज में कि देख, एग्जिस्टिंग प्लेयर जो थे, सॉरी एग्जिस्टिंग प्लेयर नहीं, जो नई जो कंपनीज आनी थी, जो प्राइवेट कंपनीज आनी थी, जिनको जो खुद अपना ब्लॉक चुन रही थी, उनके लिए एक और फायदा था कि उनका जो इंटरेस्ट था वो बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने जो रॉयल्टीज थी, जो गवर्नमेंट रॉयल्टीज लेती थी वो भी कम कर दी थी, और ऑयल सेस भी हटा दिया था। जो ऑयल के लिए जो सेस लगाया जाता था वो भी हटा दिया गया था। तो ये 2 चीज़ों का फायदा हो रहा था। जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, वो ये डिमांड कर रही थी कि हमें भी रॉयल्टीज और ऑयल सेस में छूट मिलनी चाहिए। तो ये था। अदर गवर्नमेंट देखे तो देखिए, जैसे चाइनीज गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो चाइनीज गवर्नमेंट क्या करती है, जो जितने भी ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं चाइना में, उनको एक फ्लोर प्राइस यानी कि एक फिक्स्ड प्राइस दे देती है ऑयल का, ताकि जब भी इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो तो उसमें उनका नुकसान ना हो। तो इसलिए क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भी ऑयल प्रोड्यूसर जो या फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन फील्ड में जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है प्राइवेट कंपनी, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं इस रीज़न से कि उन्हें एक फिक्स्ड प्राइस तो मिलेगा ही। तो ये था कुछ गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव, तो हमने ये देख लिया। और ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग प्रोग्राम के बारे में भी हमने देख लिया। चलिए हम अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर्मुलेट्स न्यू रूल फॉर ट्रेड ऑफ एक्सोटिक एनिमल। तो देखिए, एक्सोटिक एनिमल्स के ट्रेड के लिए नए रूल्स बनाए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो वो हम देख लेते हैं कि रूल्स क्या क्या है। तो देखिए, रूल्स सबसे पहले देखिए क्या है कि जो भी ट्रेड होता है एक्सोटिक जो एनिमल्स हैं उन पे, जो पहले तो हम सबसे पहले एक्सोटिक एनिमल के ही बारे में जान लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, जो एक्सोटिक एनिमल है वो कौन से एनिमल होते हैं, तो इसी रूल्स में या फिर जो भी गाइडलाइंस है सरकार की या फिर गवर्नमेंट की, तो उसी में डिफाइन किया गए हैं जो एक्सोटिक लाइव स्पीशीज है वो क्या होंगी। देखिए, ऐसी स्पीशीज जो साइट्स में, यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के अपेंडिसेस 1, 2 एंड 3 में लिस्ट होंगी, वो सभी क्या होंगी, एक्सोटिक लाइव स्पीशीज कहलाएंगी। और ऐसी स्पीशीज जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उनके किसी भी शेड्यूल में लिस्ट नहीं होगी। मतलब अगर लिस्ट है वो शेड्यूल में, कोई भी स्पीशी, कोई भी एनिमल या प्लांट या फिर बर्ड की स्पीशी अगर वो शेड्यूल्स में लिस्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, तो वो क्या होगी, वो एक्सोटिक लाइफ स्पीशी नहीं होगी, उनमें ट्रेड नहीं किया जा सकेगा। तो देखिए, मेन क्या है, 2 क्राइटेरिया रखे हैं एक्सोटिक स्पीशी के लिए। एक तो अपेंडिसेस 1, 2 एंड 3 में होनी चाहिए, और दूसरी शेड्यूल्स में नहीं होनी चाहिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की। तो ये था एक्सोटिक एनिमल के बारे में। तो चलिए हम देख लेते हैं अब रूल्स क्या बने हैं। तो देखिए, पहले क्या होता था, पहले जो भी ट्रेड होता था वो सभी कौन देखता था, तो वो सभी उस जो इतना भी ट्रेड है उन सभी का देखने का काम था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर एक ऑफिस है, वो देखता था सारे ट्रेड, जो भी एक्सोटिक एनिमल्स के ट्रेड होते थे। बट अब क्या होगा, जो भी ओनर या पोजेसर है इन एनिमल्स का, जो भी ट्रेड करना चाहता है इन एनिमल्स पे, तो उनको अपना जो स्टॉक है वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा अब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन में, उनके स्टेट पे। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वहां पे उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा जो भी एनिमल्स या जो भी एक्सोटिक एनिमल या बर्ड उनके पास है।
तो ये नया आया है, ये न्यू रूल है। दूसरा क्या है हमारे पास, तो देखिए अगला जो न्यू रूल आया है कि जो ऑफिशियल्स हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के, वो एक इन्वेंट्री प्रिपेयर करेंगे उन सभी स्पीशीज की, जो भी एक्सोटिक एनिमल्स हैं उन सभी स्टॉक की, कि किसके पास कितने एनिमल्स हैं, और उनका ऑडिटिंग भी की जाएगी हर समय समय पे, कि उनको ये देखिए चेक किया जाएगा कि वो जो जहाँ पे भी रह रहे हैं एक्सोटिक एनिमल्स, जिस भी सप्लायर या जिस भी सप्लायर या फिर ओनर के पास है, वो सही से रख रहे हैं उन्हें या नहीं, तो इनका भी जो ऑफिशियल्स है वो चेक करते रहेंगे। और तीसरी चीज क्या होने वाली है कि जो स्टॉकिस्ट है उनको हर 6 महीने में अपना स्टॉक डिक्लेयर करना पड़ेगा, मतलब अपना स्टॉक बताना पड़ेगा हर 6 महीने में कि उनके पास कितने एक्सोटिक एनिमल्स हैं। तो ये कुछ चेंजेस आए हैं जो ट्रेड है एक्सोटिक एनिमल में उनके लिए रूल्स में, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम अगली न्यूज़ देखते हैं। तो अगली न्यूज़ हमारे पास भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये प्रोजेक्ट क्यों न्यूज़ में रहा है, तो देखिए तमिलनाडु में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने अभी अभी हाल ही में 1950 करोड़ का एक टेंडर को कैंसिल कर दिया है, जो कि भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए इशू हुआ था। तो इसके बारे में न्यूज़ थी, तो हमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में हमें पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। देखिए भारत नेट जो प्रोजेक्ट है वो एक फ्लैगशिप मिशन है, जो कि कौन इंप्लीमेंट करने वाला है, ये आप याद रखिएगा, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, ये कंपनी इसे इंप्लीमेंट कर रही है। और देखिए ये क्या है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होते हैं, तो ऐसी स्कीम्स या फिर ऐसे मिशन या फिर ऐसे प्रोजेक्ट जो किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए लॉन्च किए जाते हैं कुछ समय के लिए, वो होते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल इसे सेटअप किया है। और ये कहाँ किस में रजिस्टर्ड है, तो ये कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है। और कैपिटल कितना इसके लिए अलॉट किया गया है, तो वो किया गया है 1000 करोड़। और इस स्कीम में या इस प्रोजेक्ट में होना क्या है, तो देखिए इस प्रोजेक्ट में, भारत नेट प्रोजेक्ट में, जितने भी रूरल एरियाज हैं इंडिया में, उनकी जो पंचायत ऑफिस है उन सभी को ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ब्रॉडबैंड से लिंक कर दिया जाएगा। मतलब हर जगह क्या है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो जाएगी पूरे रूरल एरिया में, ताकि ये एक तो ये प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया में भी हेल्प करने वाला है। आप जैसे देख सकते हैं, ये देखिए डिजिटल इंडिया में भी ये हेल्प करने वाला है। चलिए हम देख लेते हैं कि अब ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता था। जो पहले ये किस मिनिस्ट्री में आता था, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट 2016 में ये मिनिस्ट्री हट गई थी और इसकी जगह आ गई थी दो मिनिस्ट्रीज, अलग अलग कर दिया गया था इनको। एक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अलग हो गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलग हो गई थी। तो अब ये किस मिनिस्ट्री में आता है, तो अब आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। और किस डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इस डिपार्टमेंट में, इस मिनिस्ट्री के अंडर पे ये आता है। तो आपको ये याद रखना है किस मिनिस्ट्री में आता है और क्यों ये लॉन्च किया गया था और ये क्या चीज़ है, या फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करने वाला है। तो ये था भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए एक नया टॉपिक आपको पढ़ना है आज, ये है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के बारे में, कि ये जो डिपार्टमेंट है ये क्या है। तो ये सबसे पहले तो हम देख लेते हैं किस मिनिस्ट्री में आता है। तो ये जो है डिपार्टमेंट वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर पे आता है ये डिपार्टमेंट। फिर हम देख लेते हैं इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था। तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1995 में, और 2000 में इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया था मर्ज करने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ। और फिर 2019 में इसका नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन कर दिया गया था। तो ये अभी हाल ही में नाम दिया गया, 2019 में ही दिया गया है ये नाम। इसके फंक्शन हम देख लेते हैं। देखिए इसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है इसका, तो ये रेगुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर का रेगुलेशन करता है या एडमिनिस्ट्रेशन करता है। और दूसरा क्या है, द रोल ऑफ डिपार्टमेंट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी फ्लो एंड मॉनिटरिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द लिबरलाइज्ड एनवायरनमेंट। पहले तो ये रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन बस करता था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, बट अब क्या हो गया है, अब ये इन्वेस्टमेंट भी देखता है, टेक्नोलॉजी फ्लो भी देखता है कि टेक्नोलॉजी कैसे चल रही है, और फिर क्या देखता है, मॉनिटर भी करता है सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स को। तो ये क्या है, मेनली जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है, वो मेनली क्या है, तो वो क्या करने, उसका काम क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट भी देखता है कि कौन सी इंडस्ट्रीज को कितना इन्वेस्टमेंट मिल रहा है या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और दूसरी चीज़ क्या देखता है, वो टेक्नोलॉजी फ्लो देखता है, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है उसका एक्सचेंज सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है अलग अलग इंडस्ट्रीज के बीच में। और जो तीसरी चीज़ है, मेन चीज़, वो क्या है कि वो जो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, वो भी मॉनिटर करता है। तो ये तीन मेन फंक्शन है इसके, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के। तो ये एक नया टॉपिक था, ये आपको आज पढ़ना था। अगला हम देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। तो देखिए अगली न्यूज़ है हमारे पास स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, स्टार्स प्रोजेक्ट। ये हाल ही में प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वर्ल्ड बैंक ने
इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का लोन दिया है इंडिया को। और ये प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च किया गया है, तो देखिए ये प्रोजेक्ट इसलिए चालू किया गया है ताकि जो क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव कर सके इंडिया में। और ये कितने स्टेट्स में होगा ये चालू रहेगा ये प्रोजेक्ट, तो ये 6 स्टेट्स में चालू होगा प्रोजेक्ट, जो कि है हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। इन 6 स्टेट्स में ये प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा, जिसका नाम है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम, स्टार्स प्रोजेक्ट। तो ये है प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट है वो किस किस फ्लैगशिप सेंट्रल स्कीम में एग्जीक्यूट किया जाएगा या फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो वो किया जाएगा समग्र शिक्षा अभियान के साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा स्टार्स प्रोजेक्ट का। चलिए हम देख लेते हैं इस प्रोग्राम के बारे में कि ये प्रोग्राम क्या है। तो ये सबसे पहले ऐसा एक प्रोग्राम स्टार्स प्रोग्राम नाम से ही 1994 में ही शुरू हुआ था, जो कि वर्ल्ड बैंक ने ही, इंडिया और वर्ल्ड बैंक के रिलेशनशिप के कारण ये शुरू किया गया था, ताकि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसे इम्प्रूव कर सके, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, इसलिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और अभी तक स्टार्स प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को $3 बिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड करवा चुका है, $3 बिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड करवा चुका है। और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है एजुकेशन के हिसाब से, एक्सेस टू एजुकेशन के हिसाब से। कैसे, तो देखिए 2004 से 5 से 2004-5 से 2018-19 के बीच में जो चिल्ड्रन गोइंग स्कूल्स हैं उनका नंबर क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। पहले 21.9 करोड़ थे, मतलब 2004 से 5 में 21.9 करोड़ चिल्ड्रंस जो थे उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया था, और 2018-19 में 24.8 करोड़ स्टूडेंट्स ने या फिर चिल्ड्रंस ने स्कूल्स में एडमिशन लिया था। तो ये इम्प्रूवमेंट साफ साफ दिख रही है। तो हम देख लेते हैं स्टार्स प्रोग्राम करेगा क्या, तो इम्प्रूव असेसमेंट सिस्टम एट नेशनल लेवल थ्रू एजुकेशन एज अ होल एंड इन पार्टनरशिप विद स्टेट। तो ये क्या करने वाला है, असेसमेंट सिस्टम को, जो हमारे जो नेशनल लेवल पे असेसमेंट सिस्टम है एजुकेशन के लिए, वो उसको इम्प्रूव करेगा स्टार्स प्रोग्राम। तो हम वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसको सेटअप किया गया था 1944 में। और ये क्यों सेटअप किया गया था, तो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी 1944 में, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी। तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 ने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर को सभी कंट्रीज़ के, तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था ताकि फंडिंग कर सकें या फिर लोन प्रोवाइड कर सकें वापस से इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने के लिए। तो इसका मेन जो उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, वो लोन प्रोवाइड करना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को। देखिए उसका पहले नाम था, वर्ल्ड बैंक का पहले नाम क्या था, IBRD नाम था, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बट ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी के बाद इसका नाम वर्ल्ड बैंक कर दिया गया था। तो देखिए इसका एक काम क्या है, सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करवाना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को। सॉफ्ट लोन क्या होते हैं, तो जो कि बहुत ही कम इंटरेस्ट में दिए जाते हैं। अगला इसका गोल है या मिशन क्या है, जो मेन गोल है, ऑफिशियल गोल है, वो क्या है वर्ल्ड बैंक का, तो वो पॉवर्टी को कम करना, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। ये क्या है वर्ल्ड बैंक का ऑफिशियल गोल या मिशन है। और एम क्या है, तो प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड और फैसिलिटेशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये था वर्ल्ड बैंक के बारे में। चलिए हम अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। अगली न्यूज़ हमारे पास नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के बारे में है। ये वर्ल्ड नहीं है, ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है। और ये कब मनाया जाता है, तो ये 29 जून को मनाया गया है और हर साल मनाया जाता है। तो ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये जो प्रोफेसर PC महालनोबिस है, उनका नाम आपने सुना होगा, सेकेंड 5 ईयर प्लान से ये रिलेटेड थे और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया। तो प्रोफेसर PC महालनोबिस, इनकी बर्थ एनिवर्सरी की याद में 29 जून को हम नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाते हैं। और ये शुरुआत कब से हुई थी, तो ये 2007 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इस दिन सेमिनार्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ताकि जो स्टैटिस्टिक्स है उनका इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर सकें। और इस साल की थीम क्या थी, ये मेन चीज़ है, आपको ये याद रखना है। इस साल की जो थीम थी वो थी SDG 3 और SDG 5। SDG 3 का मतलब है एंश्योर हेल्दी लिव्स एंड प्रोमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। और SDG 5 का मतलब है अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल। मतलब कि क्या है, देखिए इसका गोल, इसका जो थीम थी इस साल की, दो थी, एक SDG 3 और एक SDG 5। तो SDG 3 के अंदर आता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग और SDG 5 के अंदर आता है जेंडर इक्वालिटी। ये आपको याद रखना है। इसकी थीम क्या थी, 3 एंड 5 SDG। और जो पिछले साल जो 2019 थी उसकी थीम भी सिर्फ सस्टेनेबल गोल ही था, उसकी थीम थी सिर्फ सस्टेनेबल गोल। अगला हम देखते हैं, तो देखिए अगली न्यूज़ है हमारे पास जाइनेंड्रोमॉर्फिज्म के बारे में। ये क्या चीज़ है, ये एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें क्या होता है,
कि एक ही एनिमल या एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों मेल और फीमेल टिश्यूज एक साथ मौजूद होते हैं। तो इसका हम एग्जांपल से देख ले तो देखिए आपको इस इमेज में एक तितली दिख रही होगी। तो इस तितली में जो शुरू की 2 तितली हैं, एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर लूं। देखिए इसमें आपको तितलियां दिख रही होंगी। तो इसमें जो सबसे पहली वाली तितली है, ये क्या है, ये मेल ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई है। जो सबसे ऊपर वाली है वो मेल ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई है और दूसरी वाली फीमेल ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई है। तो ये मेल है और ये फीमेल है। और जितनी भी बाकी जो भी बची बटरफ्लाईज हैं, वो सभी के सभी एग्जाम्पल है किसके, ये जिनेंड्रोमॉर्फिज्म के। तो ये जो भी बची हैं वो सभी किसके एग्जाम्पल है, जिनेंड्रोमॉर्फिज्म के। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कुछ पार्ट फीमेल का है और कुछ पार्ट मेल का है, मेल ऑर्गेनिज्म का है। तो इसलिए क्या है, इसमें दोनों के ही टिश्यूज हैं, मेल के भी और फीमेल के भी। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, तो जाइनेंड्रोमॉर्फ्स भी बोला जाता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को। तो ये ज्यादातर किन में होता है, तो ये ज्यादातर बर्ड्स में होता है, क्रस्टेशियंस में होता है और बटरफ्लाइज में होता है। बट न्यूज इसमें इसलिए था क्योंकि ये अभी हाल ही में ये जो फिनोमेना है वो किस ऑर्गेनिज्म में मिला है, तो वो हमें मिला है ड्रैगन फ्लाई में। देखिए ड्रैगन फ्लाई में ये और जो फेनोमेना है वो मिला है और उसका नाम है, उस ड्रैगन फ्लाई का नाम क्या था, तो द स्कारलेट स्किमर ये नाम है इस ड्रैगन फ्लाई का। और ये कहाँ पे पाया गया है, तो ये कोले वेटलैंड केरला में पाया गया है। तो और ये किस कारण से होता है, जो जेनेंड्रोमॉर्फिज्म है वो किस कारण से होता है, तो वो जेनेटिक एबरेशन के कारण होता है। जेनेटिक एबरेशन मतलब कि जीन्स में डिसऑर्डर या फिर म्यूटेशन आ जाना, जीन्स में म्यूटेशन या फिर अल्टरेशन या फिर डिसऑर्डर आ जाना। तो इसके कारण क्या होता है, ये जेनेंड्रोमॉर्फिज्म होता है। तो ये था जेनेंड्रोमॉर्फिज्म के बारे में। आपको ये टर्म याद रखनी है कि ये किस लिए यूज किया गया। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल टिश्यूज होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उन्हें हम जेनेंड्रोमॉर्फ्स कहते हैं और उसी फेनोमेना को जेनेंड्रोमॉर्फिज्म कहा जाता है। तो ये थी आज की न्यूज। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक क्वेश्चन, जैसा कि हम हर बार करते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारे पास है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन से रिलेटेड। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1995। सेकंड स्टेटमेंट है आपके पास, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब है यहाँ पे मीडियम, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। और थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, इट फैसिलिटेट्स इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी फ्लोज एंड मॉनिटरिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द लिबरलाइज्ड एनवायरमेंट। तो ये 3 स्टेटमेंट्स है आपके पास, इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है और इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो वो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको अगले वीडियो से पहले अगर आपको इसका आंसर जानना है, तो आप हमें किसी भी प्लेटफॉर्म में, इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म में फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस आज के लेक्चर में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी हो हमारे इस लेक्चर से रिगार्डिंग या हमारे किसी भी कोर्स से रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीएसनेट पे मिल जाएगी, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।